एंड स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग। एक बार जुड़ जाइए हमारे सेशन से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान, जो दिल्ली पुलिस के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। और स्टूडेंट, हम आपको अब रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें 100 प्रश्न भी होंगे, किसी में 50 प्रश्न भी होंगे। तो आप मेरे साथ रोज़ बना करें और इस प्रश्नों को ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैंने अब ऐसा कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ा है जो आपके इस यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर नहीं कराऊंगा। तो स्टूडेंट, मैंने सभी प्रैक्टिस सेटों को इकट्ठा किया है। जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं लोगों ने, उनको सभी को इकट्ठा करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ ज़रूर बना करें, क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी को जांचें कि हम कितना पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आए हैं। हो सकता है कि 50 प्रश्न भी कराएं, बहुत आराम से कराएंगे, क्योंकि आप लोगों का ब्यौरा लेना है मुझे कि आप लोग कितना जानते हैं। अगर रोज़ का एक भी सेट करेंगे तो बहुत सारे सेट कर लेंगे हम 10 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टूडेंट, मेरे 945 सब्सक्राइब हो चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, और 945 से थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, ये कम है। ठीक है, मैं प्रॉपर नहीं बताया स्टूडेंट, अभी देख लेंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं इन्हें 1000 पहुँचाना तो आप कर सकते हैं मेरे लिए। तो आपकी ही बदौलत है स्टूडेंट, जो आप मैं इतना आगे पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो आप ये 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी मेहनत करिए मेरे लिए और 1000 सब्सक्राइब पहुंचा दीजिए इन चीज़ों को। और 1000 सब्सक्राइब जब आप करा देंगे तो उसके बाद में हमारा वॉचिंग टाइम भी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला है। तो हम आपके सामने फिर लाइव आया करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और स्टूडेंट, आप लास्ट तक बने रहेंगे और देखते रहेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो दिल्ली पुलिस के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। और स्टूडेंट, जो दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं वो जरूर देखें, जो एसएससी जीडी का पेपर देंगे वो भी देखें, जो यूपी पुलिस का पेपर देंगे वो भी देखें, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जीएस, उसके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि खासकर अभी मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो दिल्ली पुलिस के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं तो उस क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग बने रहें। तो पहला प्रश्न था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की? तो इस पहले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा। पहला है 1892, 1887, 1876, 1863। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि इस पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कमेंट कर देंगे। तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो लाहौर में स्थापना हुई थी, देव समाज की स्थापना, तो वो 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। ठीक है, उस टाइम ध्यान रखना है कि शिव नारायण अग्निहोत्री की जो लाहौर में देव समाज की स्थापना हुई वो कब हुई? 1887 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द किसने कहा था कि जब मैं एक कुष्ठ रोगी के घावों की सफाई करती हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं स्वयं भगवान की सेवा शुश्रूषा कर रही हूँ। एक कुष्ठ रोगी को स्पर्श करें, उन्हें प्यार से स्पर्श करें। तो ध्यान रखना है, ये कथन किसने कहा था? ये पूछा है कि जब मैं एक कुष्ठ रोगी की घावों की सफाई करती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं स्वयं भगवान की सेवा शुश्रूषा कर रही हूँ। कुष्ठ रोगी को स्पर्श करें, उन्हें प्यार से स्पर्श करें। तो ये मदर टेरेसा का कथन है, या मदर जॉर्ज का कथन है, या यूल कानिया का है, या सिस्टर हर के है? तो बताएंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े चुके हैं तो एक बार जरूर कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कर देंगे वो स्टूडेंट, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी कमेंट करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, आप लोग अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मदर टेरेसा। क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये निम्न में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो डेविस कप है, देवधर ट्रॉफी है, चैंपियन ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है? तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा कप या फुटबॉल ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो एक बार सभी स्टूडेंट जरा कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि हाँ सर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है। तो एक बार सभी कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कप ट्रॉफी फुटबॉल संबंधित है, डेविस है, देवधर है, चैंपियन है, या संतोष ट्रॉफी है? तो कमेंट करेंगे वो स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा संतोष ट्रॉफी। कौन सी हो जाएगी? संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट है, किसकी इजाज़त से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया?
ऑप्शन है अकबर की जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब। तो किसकी इजाज़त से अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार यानी की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ है। तो संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ है। और स्टूडेंट आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी इस चैनल यानी कि इस सेशन से नहीं जुड़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट मेरे कहने से। जो स्टूडेंट आपके साथ के हैं उन्हें बता दीजिए कि हाँ, शाम 8 बजे रोज़ दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर आपकी एक 50 प्रश्नों की या 100 प्रश्नों की एक महामैराथन जीएस की चलती है। आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि 1 घंटे में आपको पता भी नहीं चलता और आपको ये पता चल जाता है कि हमारे कितने प्रश्न याद हैं। ठीक है, और इसके बहाने आप पढ़ भी लेते हैं, एक प्रैक्टिस सेट लगा भी लेते हैं जीएस का। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए एक महामैराथन हो जाएगी। अगर आपको इसमें से 5-6 प्रश्न मिल जाते हैं, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अगर मैं आपको ये कम से कम 20 सेट प्रोवाइड कराता हूँ तो 20 सेट में आप 50 के गुणा कर दीजिए तो कितने प्रश्न हो जाएंगे? 1000 प्रश्न हो जाएंगे। और 1000 प्रश्न में कम से कम 20-25 क्वेश्चन आने संभव है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें, ईमानदारी से काम करें और स्टूडेंट एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा एक बार बता देंगे। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द है मूवेंदार। क्या है? मूवेंदार। तो उसकी चर्चा किसमें मिलती है? 3 कर में, 3 बंदरगाह में, 3 मुखिया में, 3 घोड़ों में। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 3 मुखिया मिलती है, 3 मुखिया में। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग का परिणाम है? परावर्तन, अपवर्तन, छितराव या फैलाव। तो आकाश का नीला रंग किसका परिणाम है? तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि आकाश का नीला रंग किसका परिणाम है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 6। तो आकाश का जो नीला रंग है वो किसका परिणाम है? वो है छितराव का परिणाम। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप लोगों को देख के क्वेश्चन को पीछे हट जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न को आपको उनके सामने जाना है जो छितराव कहेंगे। ठीक है, आकाश का नीला रंग का परिणाम है छितराव का। ठीक है, आवर्तन का नहीं, परिवर्तन का नहीं, छितराव का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। आप लोग इसका कमेंट जरूर बताएंगे कमेंट करके कि हरियाणा का कौन सा जाना माना पक्षी अभ्यारण्य है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या सरिस्का। तो बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा जाएगा? कमेंट कर दें। वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे कमेंट करते रहें अच्छे से और पढ़ते रहें मेरे साथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा सुल्तानपुर। वेरी गुड स्टूडेंट, तो ऐसे ही आप कमेंट करते रहें, आपको फुल टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 28 अक्टूबर, 9 नवंबर या 14 नवंबर। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट ये जीएस के आपके 100 क्वेश्चन वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे आज के लिए इस सेशन के। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताएंगे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर है, 28 अक्टूबर है, 7 नवंबर है, 14 नवंबर है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दें कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप लोग सभी जानते हैं, आपने कमेंट भी किया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ध्यान रखना क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले समय में 4 दिसंबर आएगी, तो इसलिए आपके लिए वेरी मोस्ट है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नेकेड ट्राइंगल पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण, सुखवंत सिंह, बलवंत गार्गी या अमृत प्रीतम। तो बताएंगे नेकेड ट्राइंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे अगर ऑप्शन आपको पता है तो। पहला ऑप्शन है R.K. नारायण, सुखवंत सिंह, दूसरा है सुखवंत सिंह, तीसरा है बलवंत गार्गी और चौथा है अमृता प्रीतम। तो पहला था R.K. नारायण, दूसरा था सुखवंत सिंह, तीसरा है बलवंत गार्गी और चौथा है अमृत प्रीतम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आंसर कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नेकेड ट्राइंगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, एक बार आप भी बताएं स्टूडेंट, मैं आपका इंतजार करूंगा और आप लोग आंसर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन तो एक बार में हो जाएगा, क्योंकि वो इतना जानते हैं जितना
लोगों ने अभी किताबों में छापा है वो उससे पहले जानते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेरी गुड, वेल डन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलवंत गार्गी हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसे दिल पे ना लें, क्योंकि आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सभी याद होगा। नेक्स्ट अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई है क्योंकि। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई है क्योंकि चांदी टका को चलाने के लिए चांदी की किल्लत समाप्त हो गई थी। दूसरा ऑप्शन है व्यापारियों को ने टोकन मुद्रा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तीसरा है टोकन मुद्रा की व्यापक जालासाजी या विदेशी जालासाजी या टोकन मुद्रा की व्यापक जालासाजी या विदेशी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। तो बताएंगे लोग, थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो आप लोग सभी पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल क्यों नहीं हुई थी, सफल नहीं हुई थी क्यों क्या कारण था। तो एक बार सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए आप भी और कमेंट करिए। और स्टूडेंट ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, क्योंकि आपको मैं 50 प्रश्न या 100 प्रश्न तक लेके जाऊंगा, चाहे टाइम की देखेंगे। अगर टाइम हमारे पास ज़्यादा हुआ, क्योंकि थोड़ा सा हमें अपना ही पढ़ना होता है स्टूडेंट, तो बताएं इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि सर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी। तो टोकन मुद्रा में जो व्यापक जालसाजी थी उसका कारण यही रहा है स्टूडेंट, जो इसको हमने बंद कर दिया, टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई थी। ध्यान रखना स्टूडेंट। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई थी, उसका कारण क्या था, तो टोकन मुद्रा में व्यापक जालसाजी होने लगी थी, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। जिसका एग्जाम 14 तारीख को है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। उससे कल मैंने आपको एक महा मैराथन कंप्यूटर की प्रोवाइड कराई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन में जाए और देख लें, ठीक है। उसमें लिखा होगा कंप्यूटर क्वेश्चन, एक ही वीडियो में सब कुछ, तो आपको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रश्न आपके 10 नंबर के आएंगे, तो आपको जरूर पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। बांदीपुर है, कॉर्बेट है, वेलावदर है या पेरियार है। तो भारत में स्थापित किया गया पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम। तो वेरी गुड क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कॉर्बेट। क्या हो जाएगा, कॉर्बेट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 2 हो जाएगा कॉर्बेट, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष लगभग के बराबर होता है 10 की पावर 11 के एम, 10 की पावर 15 में एम, या 10 की पावर 16 एम, या 10 की पावर 14 एम किलो के एम। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक प्रकाश वर्ष लगभग के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक बार कमेंट कर देंगे 10 के ऊपर 11 किलोमीटर, या 10 के ऊपर 15 मीटर, या 10 के ऊपर 16 मीटर, या 10 के ऊपर 14 किलोमीटर। तो एक बार बताएंगे कि प्रकाश वर्ष की लगभग किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 10 के ऊपर 11 के एम। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि किसके समय में किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन औरंगजेब, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो स्टूडेंट इतना टाइम आपको दे रहा हूँ, अब तो आप आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर स्टूडेंट सभी बच्चे कमेंट करें, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितने आंसर पता है। सभी के आंसर मैं कलेक्ट करूँगा स्टूडेंट, और फिर बताऊँगा आपको कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। अगर आप एक एक प्रश्न के नंबर लिख के आप कमेंट करेंगे तो और अच्छी बात होगी। जैसे हम 13वें प्रश्न में हैं तो 13 ही नंबर डालें, उसके आगे लिख दें कि इसका आंसर A B C D जो भी होगा तो बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वेरी गुड, अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर। और स्टूडेंट नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आ चुके हैं हम। तो पहला ऑप्शन है 65.14%, 71.14%, 75.14%, 82.14%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये पूछा है। तो अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट, और जल्दी कमेंट करिए स्टूडेंट, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कमेंट का। और स्टूडेंट ऐसे ही बने रहे मेरे साथ और रोज़ का एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, और फिर देखिए अपने तैयारी में 4 चांद खुद ही लग जाएंगे, और आप भी समझेंगे कि हाँ वेरी गुड स्टूडेंट, कि अच्छा आंसर आपका कि 82.14%। नेक्स्ट है पुस्तक दी राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? कमेंट कर देंगे स्टूडेंट जल्दी क्वेश्चन देखते ही कि पुस्तक दी राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस हार्डी, थॉमस मैन, थॉमस मूर या थॉमस पेन। तो पुस्तक दी राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है, ये बताना है कि पुस्तक दी राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और आप एक आंसर चूज करिए और बताइए कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट एक बार कमेंट कर दें, आप भी जल्दी कमेंट करें स्टूडेंट, सोच विचार ना करें, आप तो बहुत आराम से लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका जगह थॉमस पेन, ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल के लिए होता है? वेरी गुड और स्टूडेंट, वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है? लव, स्कूप, एल्प, BW या ट्री। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, सभी बच्चे कमेंट कर देंगे और बता देंगे इसका आंसर कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट सभी बच्चे कमेंट कर देंगे, क्योंकि सभी को पता है इसका आंसर। तो वेरी गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? LBW हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ चुके हैं हम कि 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस के लिए एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। ऑप्शन ऐसे ही बने रहो, आपको मैं इतने सारे प्रश्न याद करा दूंगा, इतने सारे प्रश्न याद करा दूंगा, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? कलकत्ता गजट, द बंगाल गजट, द बंगाल जर्नल या द बॉम्बे हेराल्ड। तो बताएंगे 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी को पता है कि 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो आपके पास चारों ऑप्शन है, कलकत्ता गजट है, द बंगाल गजट है, द बंगाल जर्नल है, द बॉम्बे हेराल्ड है। तो ऑप्शन जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं वो भी बने रहे मेरे साथ, और जो SSC यानी कि SSC दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे साथ बने रहे हैं, क्योंकि दोनों SSC के एग्ज़ाम हैं उस टाइम, तो दोनों में GS अच्छे लेवल से पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। तो 1780 में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो आप सभी को पता है कि इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा द बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट हो जाएगा। नेक्स्ट है बारिश होने के 30 से 40 मिनट बाद जमा किया गया बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो कितना अच्छा प्रश्न है, बताइए। ये नॉलेज के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न है, और आपके पेपर में तो आएगा ही आएगा। पहले आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि बारिश होने के 30 से 40 मिनट बाद जमा किया गया बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है ऑप्शन देखें। ऑप्शन है बैक्टीरिया और गंदगी होती है, घुले हुए जहरीले रासायन होते हैं, खनिजों की कमी होती है, या अम्लीय है। तो ऑप्शन बताएं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। और आप लोग अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो एक बार कमेंट कर देंगे। बैक्टीरिया और गंदगी होती है, घुले हुए जहरीले रासायन होते हैं, या खनिजों की कमी होती है, अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है क्वेश्चन एक बार कमेंट करें आप भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह अम्लीय है। क्या है? अम्लीय। क्वेश्चन अब तो बहुत आराम से चल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को 10 बार देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है?
तो निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है या राइबोसोम है? तो बताएंगे वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कि इतने क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में। ऑल स्टूडेंट आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 कि आत्महत्या यानी कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को, लाइसोसोम को या राइबोसोम को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे वो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? सोन, महानदी, दामोदर, हुगली, गोदावरी, कृष्ण या नर्मदा, ताप्ती। तो निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे और आपसे आज से पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपको मिस हो जाएगा क्वेश्चन। तो बताएं कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? कमेंट कर देंगे स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है सोन महानदी, दूसरा है दामोदर हुगली, तीसरा है दामोदर हुगली यानी गोदावरी और कृष्णा, और चौथा है नर्मदा, ताप्ती। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 वेरी गजब क्वेश्चन है कि कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? हल्दी घाटी, पिलाशी, पानीपत या बक्सर। तो एक बार क्वेश्चन देख लें अच्छे से और उसका कमेंट सही आंसर करें। तो कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन कमेंट करिए। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार उन सभी से कहना चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर कुछ ही कम रह गए हैं 1000 होने में। अगर आप लोग चाहोगे तो मेरे सब्सक्राइब 1000 करा सकते हैं। अपने जितने भी घर वाले हैं उनके मोबाइल लीजिए और उसमें सब्सक्राइब करिए। जितने भी यार हैं, दोस्त हैं, जितने भी आपके साथ के स्टूडेंट लाइफ हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ये लिंक शेयर करिए। उनसे कहिए कि इस पर आपको रोज़ शाम 8 बजे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शाम 8 बजे रोज़ लाइव क्लास देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप ये चाहोगे तो आप 1000 सब्सक्राइब आज ही करा सकते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इस चैनल के जो भी लिंक है उसको सेंड करिए और अपने दोस्तों से ये चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और आज ही 1000 सब्सक्राइब को पूरा करवाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप लोग इसे जल्दी पूरा करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे, ठीक है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो 1000 सब्सक्राइब आज ही हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 वह है कि कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि पिलासी के युद्ध से है। कौन से युद्ध से है स्टूडेंट? पिलासी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु होता है उच्च, निम्न, समान या जल के स्रोत करने समुद्र पर निर्भर, स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है। तो पूछा है स्टूडेंट कि ताजे जल की अपेक्षा तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु होता है उच्च, निम्न, समान या जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं कि ताजे जल के अपेक्षा समुद्र जल का हिमांक बिंदु होता है तो इसका होता है निम्न। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर जाएगा वो जगह निम्न होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट यही ऐसे प्रश्न होते हैं जो बच्चा क्या करेगा, उच्च लगाएगा, ये कहेगा कि जल के स्रोत वाले समुद्र के पानी में निर्भर करता है, ऐसे लगाते हो स्टूडेंट, या समान लगाएंगे मगर निम्न को सोचेंगे भी नहीं। तो इस बार एक बार जरूर पढ़ना होता है क्योंकि हमें वो चीज़ जो हमसे आती है वो एक बार रिविजन जरूर करनी होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई चीज़ आती है तो आप उसे रिविजन जरूर करें मेरे कहने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में किस खेल में शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस खेल में शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है? बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, बेसबॉल या बैडमिंटन। तो एक बार क्वेश्चन और पढ़ लें कि किस खेल में शटल कॉक का उपयोग इस्तेमाल किया जाता है? तो बास्केटबॉल है, या बिलियर्ड्स है, या बेसबॉल है, या बैडमिंटन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से खेल में शटल कॉक का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग। तो शटल कॉक का जो प्रयोग करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर बैडमिंटन में करते हैं। किस में करते हैं? बैडमिंटन में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हम। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? थार का मरुस्थल, मध्य हिमालय, सुंदरबन या गंगा का मैदान? तो ऑल स्टूडेंट जल्दी कमेंट कर दें, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो होने वाला है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा तो वो हो जाएगा सुंदरबन में। क्या हो जाएगा? सुंदरबन। और स्टूडेंट आप भी सभी ऑप्शन पढ़ लिया करो और सही से आंसर दिया करो, ठीक है। पहला ऑप्शन था थार का मरुस्थल, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा सुंदरबन, चौथा है गंगा का मैदान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। और स्टूडेंट देखो सभी क्वेश्चन देखने हैं आपको, जब बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? समदाब रेखा दबाव, संवर्षा रेखा धूप, समताप रेखा तापमान और आइसोहेलिन या खारापन। तो बताएं कौन सा युग्म गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि कौन सा युग्म गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा गलत वाला वो होगा समरेखा वर्षा धूप। तो ध्यान रखना ऑप्शन ये धूप को नहीं बताता है, तो ये हमारा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन, तो एक बार कमेंट करके बताएं। IMP क्वेश्चन था ऑप्शन, सबके बारे में पता चल गया आपको कि वाक्य और क्या काम है, ठीक है। एक बार जरूर कमेंट कर दें कि वाक्य और का क्या काम है, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो राजस्व व्यय, वित्तीय व्यय, चालू व्यय या पूंजी व्यय। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि सार्वजनिक कार्यों को निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो बताएंगे एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके कि सार्वजनिक कार्यों के निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो आपके पास चारों ऑप्शन हैं और स्टूडेंट क्वेश्चन भी आपके सामने हैं, क्वेश्चन को देखिए और कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता देंगे कि क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश की किस रूप में जाना जाता है? तो आप सभी जो जानते हैं पूंजी व्यय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूंजी व्यय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, वेरी मोस्ट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि सार्वजनिक कार्यों में जो व्यय निवेश किया जाता है उसको किस रूप में जानते हैं? तो उसे पूंजी व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी व्यय कहते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे देखेंगे NSDL। और स्टूडेंट अच्छा प्रश्न है कि NSDL का विस्तारी रूप है। और स्टूडेंट ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखें कि NSDL का विस्तारी रूप पूछा है। तो आपके पास चारों ऑप्शन है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। पहला ऑप्शन है कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट लिमिटेड। दूसरा है नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी डिज़ाइन लिमिटेड। और चौथा है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ऑप्शन एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। NSDL की फुल फॉर्म पूछी है, तो बताएं। नेशनल सभी में स्टैंड, बाकी आपको देखना है कि S से क्या बनेगा, D से क्या बनेगा और L से क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है और स्टैंड एक बार जरूर कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा। लो छोटा कर देते हैं, आप लोग क्वेश्चन भी देखिए और आपका आंसर भी देखिए। और स्टूडेंट सभी कमेंट करते रहें, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कमेंट ना करें, क्योंकि हमारे साथ बने रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है स्टूडेंट। बताओ जो प्रश्न आपकी याद थे तो वो तो आपको याद है ही, मगर जो प्रश्न आपको याद नहीं थे तो वो आपको याद नहीं थे। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि जो अम्लीय होते हैं उसका pH मान कितना होता है। तो अगर आपको पता है तो बताएंगे कमेंट में। जो अग्नीय होते हैं, जो अम्लीय होते हैं उनका pH मान कितना होता है। तो उनका जो pH मान होता है ऑप्शन वो होता है 5.6। जो अम्लीय होते हैं उसका pH मान 5.6 होता है। ध्यान रखना ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, क्षारीय कितना होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, NSDL की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि नव वर्ष के उगादी पर। और स्टूडेंट आपके प्रश्न जो हैं ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी बहुत महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट आपको मैं रोज़ के नए प्रश्न लेकर आऊँगा, आप लोग मेरे साथ शाम 8 बजे जरूर जुड़ना है, ठीक है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कि नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दें कि नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। तो पहला ऑप्शन है पंजाब में मार्शल लॉ, साइमन कमीशन, या एल्बर्ट विल का, या रोलैक्ट एक्ट। तो बताएंगे ऑप्शन किसके विरोध में एकत्रित हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। तो एक बार जरूर कमेंट करें ऑप्शन सभी कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो होने वाला है वो है रोलैक्ट एक्ट। इसके लिए ठीक है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछ लेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने अब तक पेपर दिए हैं कि ये प्रश्न हमारे कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है क्वेश्चन। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उनसे पूछ लीजिए जो बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया है या जो पेपर देते हैं लगातार, तो उनसे पूछिए कि हाँ ये प्रश्न कितने मोस्ट है। और पहली बात तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको इसमें से ही मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है क्वेश्चन, यूपी की नहीं है। कभी आप ये सोचें कि पैड में नहीं मिला था क्वेश्चन, ऐसे किसी भी टीचर का नहीं मिला था। जो आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। आप विश्वास के साथ पढ़ के जाएँ। तो इसका आंसर जो हो गया वो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि निम्न के संस्कृत व्याकरण पर एक पृथक शोध प्रबंध लिखा। तो निम्नलिखित में किसने संस्कृत व्याकरण पर एक पृथक शोध प्रबंध लिखा था। तो कमेंट कर देंगे ऑप्शन पाणिनि ने, पतंजलि ने, चाणक्य ने, या श्रुश्रुत ने। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, बताएं एक बार कमेंट में। आप लोगों को इंतजार कर रहा हूँ, एक बार कमेंट कर देंगे। तो ये लिखा था पाणिनि ने। तो ध्यान रखना है, प्राचीन संस्कृत विद्वान पाणिनि ने उनके मूल पाठ अष्टाध्यायी के लिए जाना जाता है। यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। शूल क्षेत्री में लिखा एक शोध प्रबंध है। अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में 3959 छंद या भाषा विज्ञान या वाक्य विन्यास या अर्थ विज्ञान पर आधारित नियम हैं, जो कि वैदिक काल की विद्यापूर्ण विषय या वेदांत की उपशाखा व्याकरण का मूल पाठ है। तो ध्यान रखना ऑप्शन, इसमें 8 अध्यायों में 3959 छंद हैं। कितने? 3959 छंद हैं, जिनको हम भाषा विज्ञान भी कहते हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। और ये प्राचीन संस्कृत विद्वान पाणिनि हैं, जिनको अष्टाध्यायी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, तो ध्यान रखना पाणिनि ने। तो संस्कृत भाषा में थी वो अष्टाध्यायी। तो ध्यान रखना इसमें 3959 छंद हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट, नंबर 31 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। 30 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और एक बात बता दूं, जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं बने हुए हैं तो आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न नहीं लगाए हैं, आपने प्रश्न लगा लिए हैं, तो आपके दिमाग में ज़्यादा बातें होंगी। और जिन बच्चों ने अभी भी ये प्रश्न नहीं लगाए हैं तो उनके दिमाग में कम बातें होंगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो मुझे बताएं एक बार कमेंट करके कि उन्हें हिंदी में दिक्कत तो नहीं आती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया कल कि सर जो आपने कंप्यूटर क्लास पढ़ाई है तो थोड़ा इंग्लिश वर्जन में और कर देते हैं। चलिए वो स्टूडेंट आगे को ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है। तो एक बार और कमेंट कर देंगे अगर कोई बच्चा हो हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी भी लाइव, जो इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन चाहता है, तो एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए और स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख से परिवर्तित करने हेतु तो उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तन करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे।
और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 78 वर्ष। कितने वर्ष जुड़े जाते हैं? 78 वर्ष जुड़े जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। नेविक NAVIC क्या है? मिसाइल सुरक्षा प्रणाली, GPS सिस्टम, UAV सिस्टम, पनडुब्बी प्रणाली। तो एक बार कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट कि NAVIC क्या है, और स्टूडेंट जल्दी कमेंट करेंगे। और हम 32 प्रश्न तक आ चुके हैं स्टूडेंट। ऐसे ही धीरे 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 हम 100 प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप लोगों को नींद आने लगे तो क्वेश्चन नंबर 50 पे पहुंच के एक बार आपसे पूछ लूँगा। तो आप अगर 50 तक ही करना चाहेंगे तो 50 तक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि NAVIC क्या है। तो आप बता देंगे एक बार, और अगर आपको अभी पता चल गया हो तो बताएं एक बार, नहीं तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, तो याद रखना है। तो NAVIC जो है वो है GPS सिस्टम है। क्या है? GPS सिस्टम है NAVIC। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो कह रहा है क्वेश्चन कि किसी क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल या असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। तो थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार या हिमालय क्षेत्र। तो बताएंगे किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन आपके सामने है, और स्टूडेंट एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें जल्दी क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। चलिए, वेरी गुड स्टूडेंट, आप सभी लोग जवाब देते रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा पक्का। तो दक्कन का पठार है, क्या आंसर पठार है? दक्कन का पठार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम बताओ। वाह भाई वाह, कितना जबरदस्त क्वेश्चन हो स्टूडेंट, और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है कि बिना धुली सब्जी जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम बताना है। केचुआ है, फीता कृमि है, अंकुश कृमि है या पिन कृमि है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए और जब कमेंट करना है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे आंसर गलत भी बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, ठीक है। सभी आंसर बताते रहें, तो अपने हाथ को पीछे ना करें और स्टूडेंट आगे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जितने भी और स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सभी का, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हमारी तैयारी में 4 चांद लगे, और मैं भी चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन उनसे पहले जो अभी भी हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जो सो चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि बिना पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे नामुमकिन हो स्टूडेंट, क्योंकि आप भी जानते हैं इतनी बात कि सर बिना पढ़ो सिलेक्शन होना नामुमकिन बात है। चलिए वेरी गुड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फीता कृमि। क्या हो जाएगा? फीता कृमि हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था। तो बताएंगे निरंकुश शासन स्थापित करना, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होना, वस्तु विनिमय व्यापार की प्रथा को प्रोत्साहित करना, हिंदू धर्म में सुधार करना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है आप लोग सभी जानते हैं, तो एक बार कमेंट करेंगे।
सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर को शेयर कर दें। और स्टूडेंट आपकी बदौलत से मेरे जो सब्सक्राइब हैं वो 1000 हो जाएंगे अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइब को 1000 करने की कोशिश करिए। और जो इस चैनल का लिंक मैं आपके ग्रुप में डालता हूँ, आप लोग सभी को शेयर किया करो। स्टूडेंट जो स्टूडेंट मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं तो उन्हें भी शेयर किया करो, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे स्टूडेंट आपके। एक तो एसएससी जीडी की तैयारी हो जाएगी आपकी, और एक एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी हो जाएगी। और तीसरा फायदा यह है स्टूडेंट कि आपको नॉलेज के लिए इतने प्रश्न हो जाएंगे आपके कलट, कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके कलट कि आप अगर कहीं से भी नहीं पढ़ोगे, अगर यहाँ से ही पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आप आराम से लगा दिया करोगे हर किसी एग्जाम में। तो इसका 35वां प्रश्न का आंसर एक बार कमेंट कर दो स्टूडेंट, अगर अभी भी नहीं करा है आपने। और जिन बच्चों ने कमेंट करे हैं तो अपने आंसर की तरफ देखें कि उनका आंसर सही है गलत है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होने वाला है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, कि हिंदू धर्म में सुधार करना था। क्या था, हिंदू धर्म में सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें दो अमी मिश्रणीय, वह प्रक्रिया जिसमें दो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चन हमारे बीच में आ गया था। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकेंड या समुद्रगुप्त। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो किसने धारण की थी, तो एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट, सभी लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। किसने, समुद्रगुप्त सेकंड ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दुर्गंध नाशक निम्नलिखित में कौन सा तत्व मौजूद है जिसमें दुर्गंध आती है स्टूडेंट, तो बताएंगे एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, सोडियम है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का एक बार आंसर आप लोग सभी कमेंट करेंगे कि दुर्गंध नाशक एंटी परस्पिरेंट डिओडोरेंट बोलते हैं इसे, तो निम्न में से कौन सा तत्व में मौजूद होता है, तो बताएंगे एल्युमिनियम में है, आयरन में है, कॉपर में है, सोडियम में है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं, एक बार कमेंट कर देंगे एक बार और। चलिए वेरी गुड। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम में। किसमें, एल्युमिनियम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है स्टूडेंट, पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, महानदी है, ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो बताएं कमेंट में, महानदी है, ताप्ती है, कृष्णा है या गोदावरी है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, क्योंकि आपको भी पढ़ा है और आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है चीज़ों की। तो किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होने वाला है तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती। तो ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश से होती है तो उसका उद्गम जो ताप्ती नदी है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन एग्जाइम। तो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है, तो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है, दलाई लामा, अब्दुल कलाम आजाद, नेशनल मंडेला या शशि थरूर। तो बताएंगे फ्रीडम इन एक्सजाइल बोलेंगे इसे। तो ध्यान रखना है फ्रीडम इन एक्सजाइल के लेखक कौन है, तो दलाई लामा है, अब्दुल कलाम आजाद है, नेशनल मंडेला है या शशि थरूर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट के, फ्रीडम इन एक्सजाइल के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, बताएं कमेंट में। फ्रीडम इन एक्जाइल बोलेंगे, एक्जाइल। तो फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन है, दलाई लामा है, अब्दुल कलाम आजाद है, नेल्सन मंडेला है या शशि थरूर है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो सकता है। तो लो अब हम बता देते हैं कि इसका सही आंसर तो दलाई लामा है कि फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन है, दलाई लामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था,
तो प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1950, 1948, 1952, 1951। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएं कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। 1952 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1948 में हुआ था या 1951 में हुआ था। तो सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 8, 10, 12। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बता दें कि कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं, तो एक बार जरूर कमेंट करें कि कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में। तो इसका जो सही आंसर है 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर पर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का, विंध्य पर्वत श्रृंखला का, दक्कन का पठार का या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का? तो एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट करें कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है दक्कन का पठार और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। एक बार आप लोग कमेंट करें, आपका इंतजार का है मुझे कि क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिष्कृत होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव पदार्थ इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव दूसरे पदार्थ द्रव से छोटी छोटी बूंदों के रूप में सापेक्ष होता है। तो उसे क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। तो और स्टूडेंट इस प्रश्न को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। तो पहला ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा है पायसीकरण, चौथा है केरामेलीकरण और फिल्टरीकरण। तो ये हैं इसके ऑप्शन। तो बताएंगे कमेंट करके कि पदार्थ दूसरे पदार्थ द्रव में छोटी छोटी द्रव के बूंद में परिष्कृत करता है। इस प्रकार मिश्रित होते हैं। देखो क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिक्षेपित होता है, कहलाती है पृथक्करण, पायसीकरण, केरामेलीकरण या फिल्टरीकरण। तो बताएंगे कमेंट में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पायसीकरण। क्या हो जाएगा? पायसीकरण हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद हैं। और स्टूडेंट 2-3 प्रश्न हमारे बिलर हो गए हैं तो वो हमें नहीं दिख रहे थे, तो इसलिए मैं आगे चला हूँ। ठीक है, तो प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। 14 हैं, 12 हैं, 18 हैं या 16 हैं। तो प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। ठीक है, और स्टूडेंट आप उनसे बेहतर है जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते यहाँ से चले जाते हैं बीच बीच में, तो आप अपनी ही पढ़ाई को एक अच्छा रूटीन नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रोज़ शाम 8 बजे, अगर क्लास को जल्दी कराना है तो बता दीजिए, 7 बजे से क्लास चालू कर दूँगा मैं आपकी। अगर आप लोग 8 बजे नहीं 8 बजे तक सो जाते हैं तो आप 7 बजे क्लास पढ़ लीजिए, मगर एक बार कमेंट जरूर बताना कि आपकी क्लास का टाइम सही है या गलत है। या आगे बढ़ाना चाहते हैं 9 बजे तो 9 बजे बता देंगे, मगर 9 जाड़ों में तो आप 9
आपके आधी रात में बजा करेंगे तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। तो 8 बजे का ही टाइम सही है, 8 बजे 7 बजे कर लेना भले ही, ठीक है, मगर 8 बजे से आगे मत बढ़ाना, क्योंकि सभी बच्चे सो जाया करेंगे जाड़ों में। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे कि सर हमारी क्लास का टाइम जो है वो सही है या गलत है। 8 बजे अभी हम आपकी क्लास शुरू करते हैं, जो 9:05 तक हम आपकी क्लास कंप्लीट कर देते हैं। तो और स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं, सेशन को शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को बता दिए कि जो ये कहते हैं बाद में कि हम तैयारी कहाँ से करते हैं। तो क्योंकि इसमें 1 घंटा मिलता है और टाइम भी बहुत बच जाता है और आंसर भी सभी देते हैं। तो अगर आप वैसे ही करने बैठोगे तो इतने टाइम आपको मिलेगा और आप पूरी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, और तो अपना टाइम भी खराब कर लोगे। तो यहाँ से एक बार अपने से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, पढ़ भी लोगे और प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है। तो प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। कितने थे? 16 थे। नेक्स्ट है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन पूछा है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। तो क्वेश्चन का नंबर 47 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। पहला ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू हैं और लाला लाजपत राय हैं। तो आप लोगों का इंतजार है और स्टूडेंट, तो एक बार आप कमेंट करके बता देंगे मुझे कि सत्य के प्रयोग की पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। और स्टूडेंट सभी कमेंट करें अच्छे से, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, ये नहीं है नींद निकालना आए हो। कमेंट करिए अच्छे से। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला होगा मोहनदास करमचंद गांधी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है द्वारा लिखा गया था। तो अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है किसके द्वारा लिखा गया था, ये पूछा है। तो ऑप्शन आपको सारे दिख रहे होंगे उस टाइम, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि जिसका शीर्षक अकबरनामा है किसके द्वारा लिखा गया। अब्दुल फजल, अब्द अल कादिर बदायूनी, अब्बास खान शेरवानी या मोहम्मद खान। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर एक बार कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कि अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है किसके द्वारा लिखा गया। अबुल फजल, अब्द अल कादिर बदायूनी, अब्बास खान शेरवानी या मोहम्मद खान। तो एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी कमेंट करते हैं एक बार जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और स्टूडेंट आप सेशन को लाइक करा करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन से ये होता है कि जो नोटिफिकेशन हम अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं कोई भी चीज़, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाती है। तो इससे मतलब ये होता है कि आप ऑल पे नोटिफिकेशन ऑफ ऑन कर लिया करो। जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब पर कि हाँ ये क्लास आपकी लाइव है और जल्द से जल्द आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और स्टूडेंट आपकी बदौलत से मैं इतना आगे आ गया हूँ और आप अगर चाहो तो मुझे और आगे ले जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सभी की बदौलत चाहता हूँ मैं, जितने मेरे डियर स्टूडेंट जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इस सेशन को ज़रूर शेयर करेंगे और कहेंगे पर्सनली कि हाँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। और उसके बाद में जो शाम को 8 बजे वीडियो चलती है उस वीडियो के बारे में बताएंगे कि आप रोज़ शाम 8 बजे 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में हम रोज़ कराएंगे आपको, तो आप बता सकते हैं उनसे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। तो इसका जो सही आंसर है वो है अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है उसे को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? बोरोन है, कार्बन है, आर्सेनिक है या सिलिकॉन है। तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है। तो बोरोन, कार्बन, आर्सेनिक या सिलिकॉन। तो बताएं कमेंट करके ऑप्शन एक बार। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से एक उपधातु नहीं है, तो आप सभी जानते हैं उपधातु जो नहीं है वो बोरोन है। पहला ऑप्शन बोरोन है, दूसरा ऑप्शन कार्बन है, तीसरा ऑप्शन आर्सेनिक है, चौथा ऑप्शन सिलिकॉन है।
तो इतना पूछा है कि कौन सी उपधातु नहीं है, तो ये आपको बताना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है उस तो ऐसे ही प्रश्न तो आपके एग्जाम में आते हैं उस तो ध्यान रखना है कि कौन से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी एक उपधातु नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन। कार्बन एक उपधातु नहीं है उस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई। तो वारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ये वारदौली सत्याग्रह की बात चल रही है, तो बताएंगे कौन थे ऐसे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, या तिलक मांझी, या चंद्रशेखर आजाद, या सुभाष चंद्र बोस। तो बताएंगे बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई। तो बारदौली सत्याग्रह के बारे में बात चल रही है, तो इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, एक बार कमेंट कर दें। ऑल स्टूडेंट बताइए, आपकी क्लास का टाइम 8 बजे सही है ना, तो एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग। 8 बजे या 7 बजे या रात को 9 बजे, आप जब कहोगे, जब आपकी क्लास लाइव हो जाएगी उस टाइम एक बार जरूर कमेंट करें और मुझे बता दें। और स्टूडेंट अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं 14 नवंबर के। हाँ, एक बात और बताएंगे सभी स्टूडेंट, जिसका पेपर जब कब है एक बार ये बताता है। जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर एसएससी जीडी के हैं, चलो वो तैयारी करते रहेंगे, अच्छे तैयारी कर लेना स्टूडेंट। जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतनी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी और उतने अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और 2025 का कैलेंडर भी आ चुका है स्टूडेंट आपका, एसएससी जीडी 24 का कैलेंडर भी आ चुका है, जिसमें जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा जीडी का फिर दोबारा से। तो आप लोग अपनी तैयारी में इतना अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर लीजिए, बहुत अच्छे से। जीएस तो आपको पढ़ना ही है, दिन रात जीएस पढ़ना है, जब जाकर आपके 20 से 25 30 क्वेश्चन हो गए 50 में से, ठीक है, और 20 में से 15 16 या 12। तो स्टूडेंट जीएस को दिन रात पढ़िए, और हिंदी और बुकैप को आप जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बुकैप की और एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। रोज बुकैप कराया करूँगा आपको 50-50, ठीक है। आप लोग उसे बहुत रिवीजन करेंगे, और एक बार टेस्ट, एक बार रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन। तो ऐसे क्या करेंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो क्योंकि आपकी तैयारी को बहुत आगे तक लेके जाना है, तो एक बार सभी स्टूडेंट ये बता दें कि आपका जो पेपर है वो कहाँ कहाँ है और कब कब है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही सभी बच्चे बताते रहें, ठीक है। तारीख बताएं, किस तारीख में है। चलिए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट जिन्होंने अभी भी कमेंट नहीं करा है, जो घबरा रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनसे बता देना कि हम शाम 8 बजे रोज एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस, क्योंकि एसएससी और दिल्ली और एसएससी जीडी के लिए दोनों सेम रहेगा जीएस, क्योंकि जीएस का जितना कंटेंट आप प्रोवाइड करा रहा हूँ उतना ही बहुत है स्टूडेंट। इस तरह मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो लेकर आऊँगा एसएससी जीडी के लिए, जो आलिशान प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपके, उसमें बनाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से नहीं बनाऊंगा मैं, चैप्टर बाई चैप्टर बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में प्रोवाइड कराया चैप्टर बाई चैप्टर। अगर क्वेश्चन बने तो चैप्टर से तो क्वेश्चन बचे ना, ठीक है। तो वारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में किसका प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें सभी स्टूडेंट। और मैं आज यहीं पर छोड़ता हूँ, कल हम आपको 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर दोबारा। तो आप लोग शाम 8 बजे जरूर जुड़ा करें मुझसे, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में हम आपको 50 प्रश्न कराने तो मैं 30 मिनट में करा देता हूँ क्वेश्चन, मगर आज मैंने बहुत स्लो, क्योंकि आपको भी तैयारी करनी है और आपको भी देखना है प्रश्नों का आंसर, क्योंकि इस टाइम लास्ट टाइम है, क्योंकि 14 नवंबर पास में है। उसके बाद में जिसका 20 को 25 को, उसका टाइम बहुत है, क्योंकि पढ़ते रहें वो स्टूडेंट। अगर मुझे लगेगा कि हाँ कि कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए, तो मैं ज़्यादा कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। बट आप लोग मेरे साथ बने रहा करें और अच्छे से पढ़ते रहें। तो एक बार और कमेंट करके बता दें क्लास 8 बजे हो या 9 बजे हो या 7 बजे हो। चलिए ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी आप कमेंट करेंगे तो मैं आप देख लूँगा बाद में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके। तो आप लोग मुझे कमेंट बताएं। ऑप्शन जितने भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर ले बाहर आके, ठीक है, बाहर यानी लाइव से बाहर आए और बाहर आके वीडियो को लाइक करें। चलिए ऑप्शन सभी ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वेरी गुड ऑप्शन, सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऑप्शन। गुड नाइट, गुड सब बस खैर, अल्लाह हाफिज़। और दुआ में याद रखना सभी को, ठीक है। अच्छे से खाओ पियो मौज लो, अच्छे से रहो, ठीक है। गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय ऑल स्टूडेंट।